हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज अपन फिजियोलॉजी का प्लांट फिजियोलॉजी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा? मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया। क्या लिखा है मैंने? रेस्पायरेशन इन प्लांट, पादपों में श्वसन। ठीक है ना। तो इस पाठ के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं वो है श्वसन गुणांक। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? श्वसन गुणांक। तो सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। श्वसन क्रिया में निर्मुक्त, श्वसन क्रिया में निर्मुक्त CO2 का आयतन, श्वसन क्रिया में निर्मुक्त CO2 का आयतन तथा प्रयुक्त O2 के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक कहते हैं। तो बेटा ये श्वसन गुणांक की परिभाषा हो गई। कितनी सरल परिभाषा है। श्वसन क्रिया में निर्मुक्त CO2 का आयतन तथा प्रयुक्त O2 के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। इसको बेटा RQ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं? श्वसन गुणांक कोष्टक में लिख दो RQ बराबर, देखिए क्या लिख देंगे बेटा अपन। अब ध्यान से देखो, निर्मुक्त CO2 का आयतन बटे प्रयुक्त O2 का आयतन। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो श्वसन गुणांक के अंतर्गत आपको ये सीखना है। ठीक है। एक और बात आपको मैं बता देता हूँ कि RQ का मान क्रियाधार की प्रकृति, RQ का मान क्रियाधार पदार्थ की प्रकृति, क्रियाधार पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग क्रियाधारों के लिए RQ के मान अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला हेडिंग अपना ये था। क्या हेडिंग था बेटा अपना? सबसे पहले श्वसन गुणांक। तो श्वसन गुणांक के अंदर अपन क्या परिभाषा देंगे? बिल्कुल सरल है बेटा। देखिए, श्वसन क्रिया में निर्मुक्त CO2 का आयतन तथा प्रयुक्त ऑक्सीजन के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक या RQ कहते हैं। ये श्वसन गुणांक का फॉर्मूला है। श्वसन गुणांक यानी कि RQ बराबर निर्मुक्त CO2 का आयतन बटे प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन। ठीक है। आगे चलिए। RQ का मान
क्रियाधार पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अलग अलग क्रियाधारों के लिए RQ का मान अलग अलग होता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो आप के दिमाग में चल रहा होगा कि ये नया शब्द क्रियाधार कहाँ से आ गया। तो बेटा वैसे तो अपन क्रियाधार के बारे में इसी पाठ में बाद में पढ़ेंगे, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि क्रियाधार पदार्थ वे उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक होते हैं जिनके विघटन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि वे उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। बैठ गई आपके समझ में। वैसे भी अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग क्रियाधारों के लिए RQ के मान अलग अलग होते हैं। और बेटा ये मान 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो अब अपन क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अलग अलग क्रियाधार लेंगे और उनके लिए अलग अलग श्वसन गुणांक के मानों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं बोलूँगा हेडिंग कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक। हेडिंग नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक। श्वसन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स श्वसन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स यदि क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो श्वसन गुणांक या RQ का मान 1 यानी कि इकाई होता है। ठीक है बेटा, इस चीज़ को अब अपन एक समीकरण के द्वारा पढ़ेंगे बेटा, है ना। आपने छोटी कक्षाओं में एक समीकरण पढ़ी है, C6H12O6 है ना, प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं अपन ने RQ का फॉर्मूला क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ CO2 बटे वॉल्यूम ऑफ O2। तो ये तो श्वसन की क्रिया में मुक्त होने वाली CO2 का आयतन है और ये श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन का आयतन है। और दोनों के आयतन कितने कितने हैं बेटा, 6/6, 1 आ गया। तो अब इससे क्या स्पष्ट हुआ बेटा कि यदि श्वसन के क्रियाधार पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है तो उस केस में श्वसन गुणांक का मान इकाई प्राप्त होता है। और ये चीज़ अपन एक समीकरण के द्वारा देख सकते हैं। ये आपने ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की समीकरण लिखी है, ठीक है ना। इस समीकरण में RQ की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, आप समीकरण से देख सकते हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 6। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं, 6। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लिख दिए, 6 अणु ऑक्सीजन के लिख दिए, 6/6 = 1।
तो क्या स्पष्ट हो गया बेटा कि कार्बोहाइड्रेटों के श्वसन गुणांक कितने होते हैं, इकाई होते हैं, याद रखना पड़ेगा। आगे चलिए बेटा इसी क्रम में देखिए वसाओं के श्वसन गुणांक, वसाओं के श्वसन गुणांक, वसाओं के श्वसन गुणांक। वसाओं के RQ का मान सदैव इकाई से कम, वसाओं के RQ का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। क्योंकि बसीय पदार्थों में कार्बन एवं हाइड्रोजन की अपेक्षा, क्योंकि बसीय पदार्थों में कार्बन व हाइड्रोजन की अपेक्षा O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। अतः बसीय पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु बाह्य स्रोत से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ O2 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तेलीय बीजों में अंकुरण के समय श्वसन क्रिया श्वसन के दौरान क्रियाधार बसीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, बसीय पदार्थ होते हैं। तो अब अपन को एक समीकरण के द्वारा ये प्रूफ करना पड़ेगा। C51H98O6, C51H98O6, इसके कितने मॉलिक्यूल्स? 2। क्या नाम है इसका? ट्राइपामेटिन। ठीक है ना। अब इसके ऑक्सीकरण के लिए बाह्य स्रोत से 145 ऑक्सीजन अणुओं की आवश्यकता होगी। CO2 के 102 मोल बनेंगे। ठीक है, तथा 98 मोल H2O। तो ये मैंने आपके सामने एक बसीय पदार्थ के ऑक्सीकरण की समीकरण लिख दी बेटा। ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझें। अब अपन को इसमें क्या निकालना है? श्वसन गुणांक निकालना है। तो क्या सूत्र पढ़ा था अपन ने श्वसन गुणांक का बेटा? श्वसन गुणांक का सूत्र पढ़ा था बेटा BCO2/BO2 = RQ। तो यहाँ देख लो आप,
CO2 का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 102 मोल। और बेटा ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 145 मोल। तो आप ना इनको यदि वैल्यू निकालेंगे तो वो 0.7 के इक्विवेलेंट बैठेगी बेटा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। एक मिनट सुने, इसी क्रम में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखो बेटा, बसीय पदार्थों के श्वसन गुणांक का मान सदैव इकाई से कम होता है, क्योंकि इनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की अपेक्षा ऑक्सीजन की संख्या मात्रा बहुत कम होती है। सुन लिया? तो बेटा इन बसीय पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए बाह्य स्रोत से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। सुन लिया? तो बेटा नेचुरल सी बात है कि इनके श्वसन गुणांकों के मान सदैव इकाई से कम होंगे। जैसे कि एक समीकरण आपके सामने मैंने ये लिख दी है ना, आप इसमें देख सकते हैं कि श्वसन गुणांक का मान इकाई से कम, यानी कि कितना? 0.7। आपने ये वसा लिखी C51H98O6। देख सकते हो आप, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत कम है। तो बेटा इसके ऑक्सीकरण के लिए बाह्य स्रोत से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेनी पड़ी। सुन लिया? तो वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना? 102 मोल। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना? 145। 102/145 बराबर 0.7। ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण पढ़ते हैं। C18H36O2। ये भी बेटा एक वसा है और इसका नाम है स्टीयरिक अम्ल। क्या नाम है बेटा? स्टीयरिक अम्ल इसका नाम है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत कम है। इसके ऑक्सीकरण के लिए बाह्य स्रोत से 26 मोल ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ठीक है। 18 मोल CO2, 18 मोल CO2, 18 मोल H2O तथा एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्या लिखेंगे अब अपन? RQ बराबर BCO2/BO2। BCO2 का मान कितना? 18। BO2 का मान कितना? 26। तो ये भी बेटा 0.7 के इक्वल आएगा। ठीक है ना। तो आपको दो उदाहरणों के द्वारा मैंने समझा दिया। आपको दो उदाहरणों के द्वारा मैंने समझा दिया कि वसाओं के श्वसन गुणांकों के मान सदैव इकाई से कम होते हैं। इसी क्रम में बेटा जैसे अब अपन तीसरा पढ़ रहे हैं प्रोटीनों के श्वसन गुणांक, तो आप मेरी बात सुन लें कि प्रोटीन अणुओं में भी ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कार्बन और हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत कम होती है। अतः यदि आप क्रियाधार पदार्थ के रूप में प्रोटीनों का उपयोग करते हैं तो बेटा प्रोटीनों के ऑक्सीकरण के लिए भी बाह्य स्रोत से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। ठीक है। अतः
प्रोटीनों के श्वसन गुणांक भी सदैव इकाई से कम होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो अभी तक अपन कितने प्रकार के क्रियाधारों के कारण श्वसन गुणांक के मान ज्ञात कर चुके हैं? 1 मिनट थोड़ा सा सुन लें। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने RQ के बारे में बताया। कैसे बताया? कि श्वसन में निर्मुक्त होने वाली CO2 का आयतन और श्वसन में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन के आयतनों के अनुपात को CO2/O2 RQ कहते हैं। तो RQ का फॉर्मूला क्या हो गया? RQ का फॉर्मूला हो गया बेटा, श्वसन में निर्मुक्त CO2 का आयतन बटे श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन। ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे कार्बोहाइड्रेटों के श्वसन गुणांक पड़े, कितने आए? इकाई। वसाओं के श्वसन गुणांक बने, ये सदैव कितने? इकाई से कम। उसके बाद अपन ने प्रोटीनों के श्वसन गुणांक पढ़ लिए। प्रोटीनों के श्वसन गुणांक कैसे होते हैं? प्रोटीनों के श्वसन गुणांक भी इकाई से कम होते हैं। तो बेटा नॉर्मली आप याद रखना, एक छोटी सी लाइन में आपके सामने कह रहा हूं कि वसाओं एवं प्रोटीनों में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। सुन लिया ना? अतः इन दोनों ही प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण हेतु बाह्य स्रोत से अधिक मात्रा में ऊर्जा लेनी पड़ती है, या यूँ कह दो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। ठीक है। चूँकि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, अतः अधिक मात्रा में ही CO2 निर्मित होती है। वैसे आपको बता देता हूँ कि CO2 की मात्रा ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है। यही कारण है कि इनके श्वसन गुणांकों के मान सदैव इकाई से कम होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।